राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने नेट एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण तिथियों की घोषणा की है। एनटीए ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा 2024 जून सत्र के लिए संशोधित तिथियां जारी की। कथित प्रश्न पत्र लीक के कारण पहले से निर्धारित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बचाव कर्मियों द्वारा पूरे किए जाने वाले कठिन अभियानों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए 40% जोखिम और कठिनाई भत्ते को मंजूरी दी है। दिल्ली की एक अदालत ने 2021-22 उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर जेल से रिहा होने के एक दिन बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की और आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी का सफाया करने की कसम खाई। संसद से सड़क तक नेट को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती है और वे इससे भाग रहे हैं। लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में सड़क संपर्क टूट गया है। आम आदमी पार्टी ने अब खत्म हो चुकी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ भाजपा कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। भारी बारिश के बीच गुजरात में राजकोट हवाई अड्डे के टर्मिनल के बाहर यात्री पिकअप और ड्रॉप क्षेत्र में एक छतरी ढह गई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। दिल्ली में अगले 2 दिनों में भारी बारिश की संभावना। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शहर में 88 वर्षों की रिकॉर्ड तोड़ बारिश के साथ पहुंचे मॉनसून के एक दिन बाद यह जानकारी दी। लखनऊ के सिटी मोंटेसरी स्कूल में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने सभी मेधावी छात्र छात्राओं को बधाई दी व इन सभी मेधावियों के साथ इनके शिक्षकों का भी सम्मान किया। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जनपद में भी इस प्रकार के सम्मान समारोह आयोजित किए गए हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि कुल सम्मानित किए जाने वाले छात्र छात्राओं की संख्या 170 है, जिनमें छात्र 58 और छात्राओं की संख्या 112 है। आज के इस समारोह में उपस्थित शिक्षा विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, सभी प्रधानाचार्य और शिक्षकगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के इन सभी मेधावी छात्र छात्राओं का, जिन्होंने अपने परिश्रम से आज अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन किया है, हृदय से इन सब का मैं अभिनंदन करते हुए उन्हें और उनके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं। आज हम लोग इन सभी मेधावी छात्र छात्राओं के साथ साथ इनको गढ़ने वाले, इनको बनाने वाले, इनको गाइड करने वाले इनके शिक्षकों का भी सम्मान कर रहे हैं, उनके प्रधानाचार्यों को भी सम्मान कर रहे हैं। और सचमुच एक गुरु के लिए इससे बड़ी सफलता और इससे बड़ी प्रसन्नता का विषय और क्या हो सकता है कि उन्होंने जिसे गाइड किया उसने मेरिट के माध्यम से देश में, प्रदेश में, जनपद में अपना उच्च स्थान प्राप्त करके न केवल उन्हें बल्कि उनकी संस्था को, उनके जनपद को, उनके प्रदेश को गौरवान्वित किया है। इसलिए मैं उन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सब के प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि स्कूली शिक्षा में बेसिक और माध्यमिक दोनों विभागों के माध्यम से जो कार्य आज प्रारंभ हो रहे हैं, यह शिक्षा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का एक अभिनव प्रयास है और उसी श्रृंखला का हिस्सा है आज यहां पर जो चल रहे मेधावी छात्रों के सम्मान के साथ ही प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भी इस प्रकार के सम्मान के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इन सम्मान के कार्यक्रमों के माध्यम से
हम जहां अपनी प्रतिभाशाली मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करके हुए वर्तमान जो नए पीढ़ी हमारी आ रही है उन लोगों के लिए उन्हें रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर वे भी ऐसे ही परिश्रम करेंगे तो उन्हें भी ऐसे ही सम्मान प्राप्त होगा और ऐसे ही उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। हर स्तर पर उनकी पहुंच होगी। जीवन में किसी भी फील्ड में जाना हो, कहीं भी जाना हो, याद रखना परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, कोई विकल्प नहीं हो सकता। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता अपनाने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता है। तात्कालिक रूप से भले उसको सफलता मिल जाए, लंबे समय तक नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए परिश्रम, जीवन में जितना कठिन परिश्रम कर सकते हैं, आज उसका परिणाम आपके सामने आएगा। और जिन छात्रों ने कठिन परिश्रम किया, मेरिट में उनका नाम आया, चाहे देश में, प्रदेश में या फिर जनपद में, ये आपको एक नई मंजिल की ओर पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। सफलता हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सफलता हमें यह नहीं बताती है कि हमने मंजिल पा ली है। सफलता ये बताती है कि हमारी दिशा सही है, हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, हमें भ्रम में नहीं पड़ना है, दिशा भ्रम नहीं होना है। हमें तो ये मान के चलना है कि हम जिस मार्ग का अनुसरण किया है वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और ये सफलता इस बात को हमें प्रमाणित करने के लिए रेखांकित करती है। आज के इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली, इनसे जुड़े हुए जो यहां पर आज छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, इनमें कुल छात्रों की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या 170 है, जिनमें छात्र 58 हैं और छात्राएं 112 हैं। यानी बेटे की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, बेटी की तरफ नहीं देते हैं। लेकिन सफलता बताती है कि बेटी ने ज्यादा लंबी छलांग मारी है और बेटी को ज्यादा ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है, उसको ज्यादा प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। देखो, मेरिट में 112 छात्राएं आई हैं और छात्र मात्र 58 आए। इसका मतलब भेदभाव आपका बेकार गया। इसका मतलब आपको बेटा और बेटी के बीच में भेद नहीं करना चाहिए। अगर किसी अभिभावक ने किया है तो गलत किया है, जाने अनजाने में किया है तो भी गलत किया है। और इसलिए बेटा और बेटी के बीच में कोई भेद आगे से न करें, बल्कि दोनों को समान रूप से प्रोत्साहित करिए। वे आपका भी नाम करेंगी, प्रदेश का भी करेंगी, अपनी संस्था का भी नाम करेंगे। विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। देहरादून में उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2021 के अंतर्गत विभिन्न विभागों हेतु चयनित सहायक अभियंताओं एवं ऑडिट विभाग हेतु चयनित कनिष्ठ सहायकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभियंताओं को बधाई दी। सीएम ने कहा कि आप सभी को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि किसी भी विभाग में सहायक अभियंता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो विभिन्न कार्यों के बीच सेतु का कार्य करता है। आज विभिन्न विभागों के नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम में सभी हमारे अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण और जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है, ऐसे सभी हमारे नियुक्ति पाने वाले सभी अभ्यर्थी, सभी होने वाले अभियंता, जिनको आज 29 तारीख को आपके लिए ये जो नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, और ये दिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिन की वैसे मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। आप सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और ये दिन आप लोगों के लिए वास्तव में बहुत बड़ा दिन है। आपकी मेहनत से, आपके लगन से और आपकी ईमानदारी से, और साथ में आपके माता पिता और आपके गुरुजनों के आशीर्वाद से
आपको ये नियुक्ति पत्र मिली है। मुझे पूरा विश्वास है कि सेवा के प्रति आप सबका समर्पण अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आप सबको सक्षम बनाएगा, आप सबको सामर्थ्यवान बनाएगा। आप सबके अंदर जो एक लोगों के काम करने के लिए एक प्रेरणा है, वो प्रेरणा भी ईश्वर अवश्य देगा। और आप ये मानिए कि इसमें लाखों अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया होगा और ये सौभाग्य आप सबको ही मिला है। यहाँ पर कुछ सैकड़ों लोग हैं, उन सैकड़ों लोगों को उसमें से चुना गया है। इसलिए आप सब बहुत विशिष्ट हैं कि इतने लाखों लोगों में से इन सैकड़ों लोगों को इसका लाभ मिला है। इसलिए आप सभी को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियों का जो निर्वहन करना है, वह भी आपकी एक अलग से जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी का बोध अवश्य आपको होता रहेगा जब भी आप अपने कार्यस्थल पर काम करना शुरू करेंगे। अगर आपने पूरी ईमानदारी से पहले दिन से ये तय करके कि मुझे अपने कार्य क्षेत्र में जो भी मेरी जिम्मेदारी है, जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, जितनी मेरी योग्यता है, जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी प्रतिभा है, उसका मैं 100% दूंगा, तो ये मानिएगा कि जब आप रात को सोने जाएंगे तो आपको करवट बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका ये जीवन तो सफल होगा ही होगा, आने वाला हर जीवन सफल हो जाएगा। आपके कामों से न केवल हमारी जो ये वर्तमान पीढ़ी है, वो आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ लेंगी, इससे लाभान्वित होंगी। और किसी भी विभाग में जो सहायक अभियंता है, वो एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाता है, जो विभिन्न स्तरों पर कार्यों के बीच सेतु का काम करता है, लोगों के बीच में समन्वय का काम करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने कार्यों को बहुत निपुण तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। साथियों, ये नियुक्ति पत्र आपको 2 महीने पहले मिल जाते, लेकिन आप सबको पता है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण ये नियुक्ति पत्र नहीं निर्गत हो पाए और 2 महीने की चुनावी भागदौड़ के बाद ये पहला अवसर है जब मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत आज आप सबके नियुक्ति वितरण कार्यक्रम से की है, क्योंकि हमारे लिए युवा और नौजवान हमेशा से प्राथमिकता में रहे हैं। क्योंकि मैंने लंबे समय तक विद्यार्थियों के बीच में, विश्वविद्यालय के स्तर पर, उसके बाद युवा राजनीति में, राज्य के युवा और नौजवानों के बीच में काम किया है। इसलिए युवा हमेशा से हमारी प्राथमिकता में रहे हैं। इसलिए आज का यह अवसर भी आप सबके लिए, आप सबके साथ साथ मेरे लिए भी आज ये विशेष है कि मैं इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में आप सबके साथ सहभागी बन रहा हूं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश के हर वर्ग के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होकर निरंतरता से कार्य कर रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्राम सिंगोड़ी जिला छिंदवाड़ा में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम यादव ने छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बहुत जल्दी समय बदलने वाला है। एक बार जोरदार ताली बजाएं अपने बदलते दौर के बदलते इतिहास के लिए। मंच पर हमारे प्रत्याशी, जोरदार ताली बजाओ कमलेश शाह जी विधायक जी के लिए, जिनको आपने लगातार आशीर्वाद दिया और अभी हमारे योद्धा की तरह आपके मैदान में जोरदार ताली बजाएं। ये अपने आदिवासी अंचल के हमारे अपने प्रमुख व्यक्ति ने कहा कि मैं ये विधानसभा की सीट को लात मारता हूं, आज ही इस्तीफा देता हूं, अभी इस्तीफा देके आपकी पार्टी ज्वाइन करता हूं। ये बहादुरी का रिकॉर्ड उसी दिन बनाया। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें कमलेश भाई के लिए। क्या क्षेत्र के विकास के लिए आपके साहस को प्रणाम करें, आपकी हिम्मत की दाद दे और चुनाव में निश्चित तौर पे आप विजय होंगे।
क्योंकि जनता जानती विकास के लिए केवल एक ही पार्टी है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस को भूलना मत, उसको घर पहुंचा के मानना, ये हमारा अमरवाड़ा का चुनाव भारी बहुमत से जीतना है, क्योंकि ये आडंबर करेंगे, झूठ बोलेंगे, अरे हमको चुनाव में जिता दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, विकास की बात करेंगे, हम विकास करा देंगे, विकास करा देंगे। अरे तुम्हारे ना मध्य प्रदेश में सरकार के ठिकाने, ना दिल्ली में ठिकाने, अब तुम्हारी सरकार बनेगी तो कब, उसके बाद होगा ना, सरकार है ही नहीं। आप हमको जिताओ, हमको जिताओ, हमको जिताओ, अरे तुमको जिता के करे क्या? तुमको 40 साल तक जिताया, लेकिन अब की बार तो ऐसा हिसाब चुकता होगा कि अगली बार आप निकल के भी सामने नहीं आ पाओगे। जनता ये तय कर चुकी है सबके साथ। हमारी आस्था है इस दरबार के प्रति भी, लेकिन आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आदिवासी अंचल में ये कांग्रेस के लोग लगातार वोट मांगते रहे 70 साल 75 साल तक, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा के लिए भी इनके मन में मन नहीं पसीजा, तो बिरसा मुंडा के लिए भी याद नहीं किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बिरसा मुंडा के बलिदान को लेकर के आदिवासियों के योगदान को पूरे देश से परिचित कराने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुझे इस बात का गर्व है। रानी दुर्गावती, मैं अभी 4 दिन पहले ही उनके बलिदान दिवस पे आया था और हमने कहा रानी दुर्गावती का बलिदान कौन भूल सकता है। अरे हमारी तो सरकार बनी और सरकार बनते ही पहली कैबिनेट रानी दुर्गावती के नाम पे जबलपुर में की है। उस अमर बलिदानी को कौन भूल सकता है। जोरदार अभिनंदन करे रानी दुर्गावती को लेकर के। हमारे लिए तो आदिवासी अंचल के राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह और तो और जबलपुर एयरपोर्ट का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पे करने की हमारी सरकार ने घोषणा की है। हमारी सरकार ने इतना ही नहीं, ये अतीत की बात है, लेकिन आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आदिवासी बहन को पहली बार राष्ट्रपति के पद पे पहुंचाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्थान दिया है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। यहाँ कितनी बार कांग्रेस जीत गई, लेकिन जीतने के बाद भी कभी कांग्रेस ने जाम सावली के हनुमान जी की तरफ देखा ही नहीं, उनकी चिंता नहीं करी। चिंता मत करना, हनुमान लोग बना करके हमने पैसे मंजूर कर दिए जाम सावली के हनुमान जी के मंदिर पर हनुमान लोग बनाने का काम हमारी सरकार कर रही। हमने कोशिश की है कि एक वो काम जिससे गरीब का भला हो। युवा बैठे यहाँ पे, आपके लिए भी कहना चाहूंगा 15,000 हमारे पुलिस कर्मियों के खाली पद पड़े हैं, उसको भरने का काम भी हमारी सरकार करेगी। लगातार सभी वर्गों के अंदर जो कर सकती है वो लगातार करेगी। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली में बारिश के कारण जलभराव से मुक्ति के लिए दिल्ली सरकार की कार्य योजना पर आप मंत्री आतिशी व सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में जलभराव की स्थिति पर नजर रखने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी जो 24 घंटे काम करेगा। इस कंट्रोल रूम में एमसीडी और पीडब्ल्यूडी और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे व सभी विभागों के पंप रात 10 बजे तक चेक किए जाएंगे। इसके साथ ही मोबाइल पंप का भी रिव्यू किया जाएगा। वहीं सभी विभाग क्विक रिस्पांस टीम का गठन करेंगे। आप मंत्री ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस स्थानीय पार्षदों और विधायकों को जहां जहां जल भराव की समस्या आई है उसकी लिस्ट देने को कहा गया है ताकि समय रहते समस्या का समाधान हो सके। ये जो 4 मिनिस्टर्स की चेयर में मीटिंग हुई, इसके अंदर कुछ डिसीजंस लिए गए हैं। एक तो 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम सेटअप किया जा रहा है पीडब्ल्यूडी के हेडक्वार्टर्स के अंदर।
जिसके अंदर 24 घंटे सीनियर ऑफिसर्स की ड्यूटी रहेगी, 8-8 घंटे की शिफ्ट में 3 ऑफिसर्स की ड्यूटी रहेगी, ताकि 24 आवर्स सिचुएशन की मॉनिटरिंग की जाए। जो बड़े विभाग हैं जिनका पानी से संबंध है, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, इन तीनों डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस वाटर लॉगिंग कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद रहेंगे, ताकि अपने अपने डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर सकें। करीब 10 बजे तक सभी डिपार्टमेंट्स को कहा गया है, रात 10 बजे तक वे सभी अपने पंप्स जो अलग अलग लोकेशंस पे लगाए गए हैं उनको आइडेंटिफाई कर लें, उनको इंस्पेक्ट कर लें कि उसके अंदर कोई खराबी तो नहीं है, और अगर खराबी है, डेफिशिएंसी है, तो उसको दुरुस्त कर लें और उसकी रिपोर्ट जो है रात 10 बजे तक भेज दें। मोबाइल पंप्स बहुत सारे एरियाज़ के अंदर एमसीडी और पीडब्ल्यूडी द्वारा लगाए गए थे। जितनी बारिश की आशंका थी उससे ज़्यादा बारिश आई। क्या वो मोबाइल पंप्स समय रहते चले तो क्या उनकी कैपेसिटी जितनी बारिश हुई उसके लिए पर्याप्त थी? इसको भी एक बार रिव्यू करने के लिए दोनों डिपार्टमेंट्स को कहा गया है। दोनों तो नहीं, इसके अलावा भी 2 छोटी छोटी म्यूनिसिपैलिटी और भी हैं, एनडीएमसी भी है, कैंटोनमेंट बोर्ड भी है। मेजर डिपार्टमेंट जो है वो है पीडब्ल्यूडी और एमसीडी, इनको कहा गया है। सभी डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि वो अपनी एक क्विक रिस्पांस टीम बनवा लें, ताकि अगर किसी एरिया के अंदर वाटर लॉगिंग की शिकायत हो तो वो क्यूआरटी टीम मौके पे जाके, अगर किसी खास वजह से पानी रुक रहा है तो इस तरीके की अगर क्विक रिस्पांस टीम होगी तो तुरंत उस मौके पे जाके वो देख सकते हैं कि अगर किसी इस तरीके के इंटरवेंशन से पानी निकल सकता है तो उसको करने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स क्यूआरटी टीम बना रहे हैं, क्विक रिस्पांस टीम बना रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस को कहा गया है और हमने एरिया रिप्रेजेंटेटिव्स, एमएलएस, काउंसलर्स को कहा है कि वे अपने अपने तरफ से लिस्ट दे दें कि उनके इलाकों में कौन कौन से वल्नरेबल एरियाज हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग देखी गई, और चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि वो उन सब एरियाज जहाँ जहाँ की भी लिस्ट आती है उसको सभी डिपार्टमेंट्स के साथ बैठ के एक बार रिव्यू कर लें, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी डायरेक्शंस दे दें। इसके अलावा बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग की शिकायत इसलिए है क्योंकि इंटर डिपार्टमेंट इशूज़ हैं, 2-3 डिपार्टमेंट्स के इंटरकनेक्टेड मामले हैं। इरिगेशन फ्लड है कहीं पे एमसीडी और पीडब्ल्यूडी है, कहीं पे डीडीए और पीडब्ल्यूडी है, तो उस तब तरीके के पॉइंट्स की भी लिस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है, लिस्ट को बनाने के लिए कहा गया है, और कहा गया है कि इसको कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जाएगी, एक्टिवली इसको मॉनिटर किया जाएगा कि ऐसी कोई दिक्कत ना हो। दिल्ली जल बोर्ड की भी कई जगह ये शिकायत है कि जनरली एरियाज के अंदर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स ना होती हैं, और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स नहीं होने के कारण पानी अपना रास्ता सीवर से ही बनाता है। जो सीवर लाइन होती है वहीं से सारा का सारा पानी की निकासी जो है होती है, ये एक सच है। और ये पॉश इलाकों में भी है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अनऑथराइज्ड एरियाज के अंदर है, बड़े बड़े पॉश इलाकों में भी ड्रेन्स जो हैं अलग अलग कारणों से ढकी जा चुकी हैं, यूज में नहीं है, और पानी की निकासी सीवर लाइन से होती है। तो सीवर लाइन चोक होने का खतरा भी इस वक्त बना रहता है, क्योंकि सारी एरिया की मिट्टी और सिल्ट जो है वो जाके सीवर में जमा होती है। तो इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड को कहा गया है कि वो तुरंत 11 अलग अलग डिविजन्स के लिए, जोन्स के लिए, सब जगहों के लिए एक रिसाइकलर मशीन ले ले। एक बड़ी मशीन होती है जिससे अगर कोई सीवर ब्लॉकेज होती है, बड़े लेवल की ब्लॉकेज होती है, तो उससे रिमूव की जा सकती है, उसके लिए कहा गया है। इसके अलावा सीवर डिपार्टमेंट को ये भी कहा गया है जल बोर्ड को कि सीवर क्लीनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का इंतजाम वो कर ले, क्योंकि कई जगह हमने देखा कि मैनुअल इंटरवेंशन से भी जो है सीवर की खोलने के अंदर मदद मिल जाती है। तो बिना सीवर में उतरे बाहर से इंटरवेंशन करके अगर सीवर खोले जा सकते हैं तो वहाँ के लिए मैनुअल लेबर के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी ने जो एक कॉमन कंट्रोल रूम सेटअप किया है उसका नंबर मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ और आपके माध्यम से आप जनता तक भी पहुँचाइएगा। एक तो नंबर है इसका 1800110093। मैं रिपीट करूँगा 1800110093। ये फ़ोन नंबर है, इस पे आप इतला दे सकते हैं। अगर कहीं पे वाटर लॉगिंग है या कोई इससे संबंधित इशू है तो आप इस पे इतला दे सकते हैं। दूसरा है व्हाट्सएप चैट बॉक्स, जिसमें आप व्हाट्सएप से मैसेज करके अपनी जानकारी दे सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैटबॉट का मैं नंबर आपको बता दूं 8130188222 8130188222। ये नंबर जो है आप लोगों से गुजारिश रही कि आप लोग भी अपने टीवी चैनल्स और अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। नेट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान शक्ति सिंह ने नेट परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं को लेकर कोर्ट में दायर एफिडेविट के माध्यम से सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कोई धांधली नहीं हुई, जबकि पुलिस जांच में सारे सबूत सामने आए हैं। एक जिम्मेवार
ऑपोजिशन पार्टी के नाते जिम्मेवारी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आप सुनेंगे, देश की जनता भी सुनेगी तो चौंक उठेगी, ऐसी कुछ सच्चाई मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूँ। ये एफिडेविट कोर्ट में फाइल हुआ, उसमें जो लिखा है और कुछ सच्चाई आप सब जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने कहा कि नीट की एग्ज़ाम में कोई धांधली नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ। भारत सरकार ने, मंत्री ने कह दिया सब चंगासी। डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑन ओथ एफिडेविट पे सेशंस कोर्ट में कह रहे हैं कि किस तरह का ये स्कैम था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान करोड़ों रुपए मिले हैं, ढेर सारे ब्लैंक चेक मिले हैं उन बच्चों के पेरेंट्स की ओर से जिन्होंने नीट की एग्जाम दी है। डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑन ओथ एफिडेविट में कहते हैं कि साहब एक ऐसा स्कैम था कि महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार और स्टेट से, माने जब आप नीट की एग्जाम के लिए एप्लीकेशन डालते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप कौन सा सेंटर पसंद करोगे, और अगर उस सेंटर में, एक सेंटर में 300 स्टूडेंट बैठ सकते और एप्लीकेशन 500 की आ गई तो फिर कंप्यूटराइज ड्रॉ होता है कि कौन से स्टूडेंट वहां जाएंगे, पर आपको चॉइस मिलती है। तो ये एफिडेविट कहता है कि बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र और कई राज्यों से जिनके साथ इनका सेटिंग हो गया और उनको कहा गया कि आप जब नीट का एप्लीकेशन लिखो उसमें लिखो कि हमें हमारा सेंटर जय जलाराम स्कूल गुजराती मीडियम ही चाहिए। माने आप समझ सकते हो कि गोधरा डिस्ट्रिक्ट में जहां एयरपोर्ट नहीं है सेंटर पे, वहां कोई ओडिशा से, कोई बिहार से, कोई महाराष्ट्र से एग्जाम देने जा रहा है। अच्छा, नीट के बारे में एक और बात आपको बताता हूं कि जैसे हम सब बाकी एग्जाम देते हैं ऐसे नहीं है। नीट के अंदर OMR होता है, ऑप्टिकल मार्क्स रिकग्नाइजेशन शीट। माने एक ऐसा पेपर होता है जिसके अंदर आपको ऑप्शन मिले 4, देश का कैपिटल कौन सा शहर है करके 4 जगह दी होती है, तो आपको दिल्ली लिखना है तो उसके सामने एक स्क्वायर ब्लॉक होता है, उसमें आपको साई से उसको भर देना है। और ये OMR शीट ऐसा होता है कि वो कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है। फिर आपने एग्जाम दे दी, फिर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा, कंप्यूटर में वो पेपर डालेंगे, वो कंप्यूटर आपको मार्क्स दे देगा। वो OMR शीट में कहा गया कि आपको जो चीज 100% आती वो लिखो, बाकी खाली छोड़ो। फिर क्या होता है कि आपने एग्जाम दे दी तो एक बैग में सील होते पेपर्स और उसका कुरियर करना होता है। ये एफिडेविट के हिसाब से, मैं नहीं कह रहा हूं, DYSP कह रहा है इन्वेस्टिगेशन के बाद, कि यहां पे जिनका सेटिंग हुआ था उनके नंबर का लिस्ट था, वो पुलिस ने रिकवर किया। उसके सामने ब्राउन एंड रेड सर्कल किए थे। उस स्टूडेंट्स के नाम के सामने जो AMR सीट का सीट नंबर था वो पेपर निकाले, जहां पे इन्होंने नहीं आते थे, वो आंसर नहीं भरे थे, वहां ये गुनेगारों ने वहां पे राइट आंसर टिक कर दिए। फिर से बैग को सील किया और कुरियर करके भेज दी। माने जो 100%, माने जितने मार्क्स है उतने 100% मार्क्स क्यों मिले? क्योंकि स्टूडेंट को जितना आता था खुद लिखा 100%, बाकी 5 तारीख को ये हुआ था, काम सारा हो गया, बक्सा चला भी गया। 3 दिन बाद कुछ लोगों ने जाके कलेक्टर को कुछ प्रूफ दिए कि साहब ये नीट में धांधली हो रही है और आप क्या कर रहे हो। तब जाके कलेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और एक टीम को भेजा, उसके में आया कि हाँ ये सही है कि ऐसा हुआ है, ऐसा लग रहा है। तो एक FIR 8 तारीख को हुई, 8 मई को, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, और इन्वेस्टिगेशन में के बाद ये एफिडेविट डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने जो लगाई उसमें साफ लिखा है कि इस तरह से ये हुआ। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।